ज्योति पटेल पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेखिका है, गुजरात से है और बहुत अच्छी वक्ता है, उनका मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही कहकशा परवीन जी अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और जेंडर एक्सपर्ट है और ये भी बहुत अच्छी वक्ता है। समय समय पर अपने बहुत अच्छे टिप्पणियां और ओपिनियन देती रहती है हर एक विषय पर। और साथ मेरे जुड़ी है जागृति राही जी, ये भी सोशल पॉलिटिकल एनालिटिक है और इनका भी हर एक बात पे बहुत सटीक विश्लेषण होता है और किसी भी विषय पे इनसे बात कीजिए तो पूरे मतलब अभ्यास के साथ और बहुत ही सही विश्लेषण के साथ अपनी बात को रखती हैं और बहुत लंबे समय से ये सामाजिक कार्य कर रही हैं। तो अभी और भी जैसे जैसे पैनलिस्ट जुड़ेंगे मैं सबका स्वागत कराती जाऊंगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का विषय हमारा है सीएम रेखा गुप्ता पर हमला और क्या दिल्ली वासी कितने सुरक्षित। तो ये जो हमारा विषय है, इसी विषय पर आज हमें विस्तार से चर्चा करनी है। और जो हमला हुआ उसके पहले की पूरी घटना पे हम पहले बात करेंगे। साथ में जो आरोपी पकड़ा गया वो कौन था, कहां से आया था, कैसे आया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर बाद में हम दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ बात करने के जो मुद्दे हैं उस पे चर्चा हम आगे धीरे से बढ़ाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अपनी लगाया था, लोगों से मिलने का कार्यक्रम था उनका और सभी उनकी कार्यक्रम में ही इस तरीके से एक व्यक्ति आया और वो गुजरात का व्यक्ति था, राजकोट से आया था और उसने उन पे एकदम से हमला कर दिया। और जिस तरीके से पुलिस से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये उनको मतलब हिरासत में तो ले ही लिया गया है, उन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। और साथ ही अब हम आगे जब एक सीएम पे हमला हो सकता है तो फिर अब दिल्ली में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है उस विषय को पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो मेरे साथ जो मेरे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं जागृति राही जी को बुलाती हूँ, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वाराणसी से हैं। आप अपनी टिप्पणी दीजिए जागृति जी। धन्यवाद रत्ना जी। सभी पैनलिस्टों को और बहुजन संवाद के दर्शकों को नमस्कार। ये बहुत ही दुखद घटना है। सबसे पहले तो हम इसकी बहुजन संवाद की तरफ से निंदा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति पे इसके साथ हिंसा करना, और वो भी एक चीफ मिनिस्टर जो पद पे है संवैधानिक, उसके साथ इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण है घटना होना। लेकिन साथ में ये कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। देश की राजधानी है और वहां की चीफ मिनिस्टर का अपना ऑफिस जो है अपने घर में, वहां जाकर एक व्यक्ति उनके ऊपर अटैक कर देता है, तो ये तो बहुत ही खराब स्थिति कही जाएगी। लेकिन साथ में एक कुछ सवाल ये भी है कि जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि वो व्यक्ति इसलिए चिढ़ा हुआ था क्योंकि जो पिछले दिनों में एक आदेश आया अजीब सा माननीय न्यायालय के द्वारा कि कुत्तों के साथ जो है उनको पकड़ा जाएगा, स्ट्रीट डॉग्स को, और उनको उनके लिए अलग से एक साइलम जैसा बना के, जबाड़ा बना के सब जगह रखा जाएगा। और वो बहुत डॉग लवर है, उसकी माँ का कहना है, और इसलिए वो चिढ़ा हुआ था। ऑन द वे राजकोट से कोई आदमी इसलिए आता है, और उसमें भी रेखा गुप्ता इस बात के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराई जा सकती है कि उनके ऊपर हमला करने के लिए वो तैयार हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता इस तरह से। तो ये तो पूरी घटना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदा की जानी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कि लोगों के अंदर अब इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और वो कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि उनकी जो सुनवाई नहीं होती है, उनकी शिकायतों का कहीं निस्तारण नहीं है, या उनका जो इश्यूज हैं उनको कहीं पे एड्रेस नहीं किया जा रहा है, और उसका नतीजा है कि इस तरह के बार बार अटैक होते हैं। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से उसका रिश्ता जोड़ा जा रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात आई कि हमारे मुख्यमंत्री जब केजरीवाल जी थे और इस तरह से हमला होता था तो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जायज ठहराया जाता था और कहा जाता था ये लोगों की प्रतिक्रिया है। और उनके ऊपर बराबर इस तरह के हमले हुए, बहुत बार उनके ऊपर कभी स्याही छिड़की गई, कभी थप्पड़ मारे गए, कभी कुछ किया गया। तो ये जो इस तरह के अंधभक्त और उग्र किस्म के जीव पैदा किए जाते हैं ना नेताओं के इर्द गिर्द,
वो कहीं न कहीं बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं और वो किसी भी मुद्दे पे हिंसक होने में उन्हें कोई गुरेज़ नहीं होता है। दूसरा मुझे ये कहना था कि कहीं ऐसा तो भी नहीं है कि बहुत सारे लोगों का ये विश्लेषण है कि ये केवल और केवल एक ध्यान भटकाने की प्रवृत्ति है। जब कभी जिस तरह का माहौल पूरे देश में बन रहा है, डेमोक्रेसी को लेकर के जो चिंताएँ ज़ाहिर कर रहा है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर लड़ रहा है, एसआईआर का मुद्दा हो और अभी कल जो एक सदन में जो एक संविधान संशोधन विधेयक रखा गया है जिस तरह से, वो दोनों ही मामले जो है इतने विपक्ष को और पूरे देश की जनता को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं और उनसे ध्यान भटकाने के लिए कभी-कभी इस किस्म की अजीब-अजीब किस्म के मामले लेकर के आए जाते हैं। उनको कितनी चोट लगी है, कितना क्या है, उसका कोई बुलेटिन अभी तो आया नहीं उस तरह से ऑफिशियली। हाँ, थोड़ी बहुत चोट उनको लगी है ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि उसने मारा है, हाथ से ही मारा है। तो जो भी है ये नहीं होना चाहिए था और इससे सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं, जो जवाबदेह हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, उनकी जवाबदेही फिक्स की जानी चाहिए। हमेशा इस चीज को केवल और केवल उस व्यक्ति को दोषी मान के छोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं तो ये बहुत ही गलत पूरा का पूरा मामला साबित हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसी विकसित नेता के साथ जी जी, जागृति जी, आपकी आवाज, जागृति जी आपकी आवाज जरा कट रही है, मैं आपको फिर से बुला लेती हूँ। अब हमारे बीच में एडवोकेट आकाश भी है, क्योंकि ये मारामारी का भी मामला हो गया और दिल्ली की सुरक्षा के मामला हो गया, एक महिला पर हाथ भी उठाया गया है और ये तो बहुत ही निंदनीय है। और सर, परंतु जो जागृति जी ने 2-3 इशू उठाए इसके साथ की भी, क्या ये मतलब ध्यान भटकाने की बात तो नहीं है, या फिर लोगों के अंदर इतना ज्यादा जन आक्रोश आ गया है कि वो किसी न किसी तरह से अपने अंदर की पीड़ा को इस तरह से बाहर निकाल रहे हैं। तो एडवोकेट आकाश जी को मैं पहले उनकी टिप्पणी ले लूं, क्योंकि वो एडवोकेट है, कोर्ट से जुड़े हुए हैं और इस विषय पर वो क्या कहते हैं, आप अपनी टिप्पणी दीजिए। जी एडवोकेट आकाश जी। नमस्कार रत्ना मैम और बाकी सारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। हालांकि ये तो टिप्पणी तब दी जा सकती है जब एमएलसी रिपोर्ट आ जाए एज एन एडवोकेट कि क्या ऑफेंस बनता है, पर फिर भी अगर एक राजनीतिक नजरिए से मैं देखूं तो मैं ये बोलना चाहूंगा इसमें दो पहलू हैं। पहला कि सीएम को थप्पड़ कैसे लग गया, दूसरा महिला सीएम को थप्पड़ कैसे लग गया। जो दूसरा पहलू है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि किसी भी महिला के साथ बदसलूकी बहुत गलत बात है। और ये दिल्ली जो कि नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है वो क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। यहाँ दिन दहाड़े लोगों से मोबाइल छीन लिए जाते हैं, लोगों के घर में घुस के चोरियां कर दी जाती हैं, लोगों के बच्चे उठा ले जाते हैं, इस तरह की जो औरतों से बदसलूकी कर दी की जाती है। और बाकी जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। मैं कुछ 2024 के डाटा बताता हूँ। ये सारी की सारी चीजें दिल्ली के जो अभी की शासन जो सरकार है, जो पिछली सरकार है, मैं किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन करे बगैर मैं आपको बताता हूँ 2024 का डाटा है। 2024 में 1,74,253 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें 14 से 1500 केसेस 1400 से लेकर 1500 केसेस रेप के हैं, पॉक्सो के मैटर में। 12,700 केसेस चोरी के हैं, घर में घुस के चोरी के हैं। इसी तरह करके 25,000 करीब गाड़ियों की चोरी की है, 5,700 बर्गलरीज के हैं, जो मतलब घर में घुस के चोरी की जाती है। 4,316 स्नैचिंग के हैं। जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं वहां रहता था, उसके बाद जब मैंने वकालत शुरू करी तो 2022 में मैं नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता था। मैं जिस ऑटो से आ रहा था उसी शेयरिंग का ऑटो था। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के मलकागंज तक का वो पूरा सफर हुआ करता था, 3.5-4 किलोमीटर का। लड़के आते थे, बाइक में आते थे, लड़कियों का मोबाइल छीना ले जाते हैं। मैंने जिस ऑटो में मैं बैठा था, मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा। वो एसआरसीसी की बच्ची थी कि वो आपस में बातें कर रहे थे कॉलेज के बारे में। मैं जान सकता था वो एसआरसीसी के स्टूडेंट्स थे। वो पहले रैकी करते हैं, फिर वापस आते हैं, लोगों का लड़कियों से उसका मोबाइल छिड़ाते हैं। और मैंने हालांकि उसका हाथ पकड़ लिया, तब तक वो इसे बाइक में था तो वो निकल गया। ठीक इसी तरह से केएमसी किरोड़ी मल के सामने जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, मिरांडा जो हॉस्टल उसके सामने हुआ था। ठीक ऐसे ही किरोड़ी मल के सामने एक अंधा एक व्यक्ति था, जो वहां स्टूडेंट था, जो ब्लाइंड था, उसके साथ उसके मोबाइल छीन के चले जाते हैं।
जो मोबाइल छीनना है, बच्चियों के साथ बदसलूकी करना है, उनको कमेंट पास करना है, ये भी क्राइम की श्रेणी में आता है। कोई भी चीज जो आपको सहूलियत ना दे सोसाइटी में रहने का, वो सारे के सारे क्राइम की श्रेणी में आते हैं। मैं आप पे कमेंट करता हूँ तो वो भी क्राइम है, मैं आपको परेशान करता हूँ तो वो क्राइम है। कोई भी ऐसी चीजें जो आपको एक सिविलाइज सोसाइटी प्रोवाइड नहीं करती, वो सारी चीजें जो हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, रेसिस्टेंस क्रिएट करती हैं एक सिविलाइज सोसाइटी प्रोवाइड करने में, वो सारी की सारी चीजें क्राइम। ये क्राइम का सिर्फ मर्डर नहीं होता, क्राइम सिर्फ किसी का रेप करना नहीं होता, क्राइम सिर्फ किसी के घर को उड़ा देना नहीं होता बॉम्ब से। बदतमीजी करना बच्चों के साथ, चोरी करना, इस सारी चीजें जो है क्राइम में आता है। और इस सारा का सारा कौन जिम्मेदार है? इसका सारे के सारे जिम्मेदार है दिल्ली पुलिस। अब रही बात सीएम की, मैं उस तरह की राजनीति करता हूं जिसमें जनता ही सब कुछ होती है। अगर जनता आपके पैर छूती है तो वो आपको थप्पड़ भी मार सकती है, ठीक है? तो इस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। आप कोई माटी के माधव नहीं है जो आपने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। आप पहले भी इस तरह के कई ऐसे डिसीजन ले चुके हैं जो आम आदमी को और जो गरीब, खासकर गरीबों को परेशान करके रखा हुआ है, परेशान करके उस तरह के डिसीजन रखे हुए हैं। महिलाओं की हर दिन ये कोई ना कोई लेके कि महिलाओं की बस की जो टिकटें हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी। अब महिला को फिर लाइन में लगना पड़ेगा वो टिकट लेने के लिए। इन सारी चीजों से जो फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन किसी और तरीके से निकला हो। वो कुत्ते वो जो जो जिसने थप्पड़ मारा है वो कुत्ते वाली जो इशू को लेकर के परेशान था, जो भी है। अपना प्यार है, जीव जंतु के प्रति अपना अपना प्यार है, पर ये तरीका नहीं होता कि आप उसको थप्पड़ मार दे। एक महिला का सम्मान जरूरी है, लेकिन एज अ सीएम आप जिम्मेदार हर चीज के लिए होते हो। अगर आपका कोई पैर छूता है और गर्व से सीना चौड़ा करके खड़े रहते हो तो आपको थप्पड़ खाना भी जरूरी है, क्योंकि आपको, अगर आपने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है तो मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसको नहीं है, ये गलत चीज है, हिंसा गलत है। लेकिन आपने एडमिनिस्ट्रेशन ही खराब किया करके रखा है, आपको पता ही नहीं है। आप कोई भी सवाल करो मुस्कुरा देते हो। आप बांसुड़ी हैं जो यहाँ की सांसद है, आप उनसे सवाल कीजिए, मतलब आप अगर जर्नलिस्ट हो उनसे सवाल कीजिए तो सिर्फ मुस्कुरा देती है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। इससे पहले जो थी मीनाक्षी लेखी, उनसे सवाल करो तो भागती है, पीटी उषा बन जाती है। महिलाओं को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव है, जो एमपी है, एमएलए, उनको टारगेट कर रहा हूँ। उनकी जगह कोई मर्द होता तो मैं उसके लिए भी बोलता। अगर आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो then it is very good, otherwise you are responsible for a whole thing. You can't treat all your work as partially. It is to be taken as a whole. अगर आप अच्छा करते हो तो मैं आपकी तारीफ करता हूं, तो बुरे करने पे अगर आप बुरा करते हो तो मैं आपकी बुराई भी करूंगा। तो मैं उस राजनीति पे बिलीव करता हूं कि जिसमें जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, और आप भगवान नहीं हो। अगर वो आपको माला पहना रहे हैं तो कान के नीचे थप्पड़ भी मार सकते हैं। ये मेरी राजनीति की लाइन है। रही बात जी 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 सतना जी। आकाश जी, मैं फिर आती हूँ, हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमें टिप्पणी लेनी है। पहली टिप्पणी मैं लेना चाहती हूँ। आपने कहा कि भी अगर आपने मतलब माला पहनी है तो थप्पड़ खाने की भी तैयारी रखनी चाहिए। आपकी बात ठीक भी हो सकती है, परंतु एक महिला का सम्मान की बात है, और महिला का इस तरह से जो हुआ वो गलत तो हुआ ही है, परंतु यहाँ पे आप एक महिला तरीके नहीं, परंतु आप एक नेता तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हो, तो फिर उसमें चाहे कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सभी समान है। और मतलब वो जो सीट पे बैठे हैं वो सीट की वजह से बैठे हैं, उसमें स्त्री पुरुष होने की वजह से नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कहकशा परवीन जी भी हैं, मैं अब उनसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। आप अपनी टिप्पणी दीजिए और उसके बाद मैं मीनाक्षी सखी जी के पास आऊंगी कि वो क्या कहना चाहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों को सलाम नमस्कार। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और हमारे दो पूर्व वक्ता जो अपने अपने हिसाब से बात कर को रख रहे हैं, जागृति जी ने भी बात रखी कि जो जहां तक अभी तक हम लोग ने भी सुना कि जो पेपर में पढ़ करके और जो खबरें आ रही है कि वो कुत्तों के खबर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया है कि सारे कुत्तों को एक तरफ कर दिया जाए, तो उससे आहत होकर के उसने हमला किया था। और ये, और जहां तक अभी हमारे पूर्व वक्ता जो वकील साहब, उन्होंने भी ये कहा कि चाहे आप नेता हो तो अगर आप माला पहनने को तैयार हो तो थप्पड़ खाने को भी तैयार रहोगे। एक आक्रोश की बात है ये कि हम जैसा करते हैं तो जो कि जनता ही आपको वहां तक ले जाती है। लेकिन हम इन सब चीज से अलग होकर के एक हम बात करना चाहते हैं, जहां तक महिलाओं की बात है और एक सीएम की बात है, और एक पूरे दिल्ली के वातावरण और एक पूरे देश के वातावरण को देखा जाए। मेरा मानना है कि ये नौबत आई कैसे, ये नौबत
किस तरह से आई, एक जहां तक सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा हम इसको देखें तो ये करीब 10-15 साल से जो पूरा वातावरण महिलाओं को लेकर के बन रहा है, और जिस तरह के जब आपकी भी सरकार थी वहां पर, और जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, उन पर भी कभी इंक छिड़का जा रहा है, कभी उन पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, कभी चप्पल उनको उछाले जा रहे हैं, तो हम जिस चीज को हमने प्रमोट किया, जिस जिस जब छोटा बच्चा कोई घर में रहता है और जब वो किसी चीज के लिए जिद करता है, उसको सही रास्ते पे लाने के कई तरीके होते हैं। हम उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और उसी तरीके से अपनी ज्ञान देते हैं कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए घर में रहने का। लेकिन अगर कोई बच्चा कोई सामान ना मिलने पर अगर उसके किसी को मार देना या चिल्लाना या गाली देना पर हम हंसने लगे और प्रमोट करने लगे, तो फिर हम सोच सकते हैं कि हमारा समाज हमारे सामने कैसा होगा। चाहे वो कल केजरीवाल के पर इतना बड़ा हमला हुआ, चाहे आज रेखा जी पे हुआ, और सवाल कई तरह के उठते हैं। एक तो बहुत ही निंदनीय है ये कि आप कैसे किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, खास करके अगर एक महिला, राजनीतिक तौर पर अगर छोड़ दीजिए, एज ए सीएम उनको छोड़ दीजिए, लेकिन एक पुरुष अगर एक महिला को थप्पड़ मारता है, और जब हम वॉयलेंस की बात करते हैं, जब हम किसी भी वॉयलेंस की बात करते हैं, तो हम सीधा जब महिला मुद्दा आता है और हम किसी भी वॉयलेंस की बात करते हैं, चाहे पति पत्नी को पीटे या किसी बच्ची का गैंग रेप हो या रेप हो, तो हम कहते हैं मुद्दा चाहे जो भी हो, थप्पड़ मारना उसका कोई इलाज ही नहीं है, और उस थप्पड़ को हम वॉयलेंस के रूप में देते हैं। लेकिन बात ये है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद इतना सीएम के तक पहुंचना कोई आसान नहीं है। चाहे वो जनता दरबार भी होता है, तो जनता दरबार में मैं भी उत्तर प्रदेश में जा चुकी हूँ। मजाल नहीं है कि आप बैठे हैं और काफी 2 फीट की दूरी पे हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं, और 2 महिलाएं, हमारे जो लोग सवाल करते हैं उनकी पीठ पर कोई बैठा रहता है, और अगर आप जरा से हिलने की भी कोशिश करते हैं तो वो कंधे को आपके दाब करके वो खड़े हो जाते हैं, और मुख्यमंत्री के पास पीछे भी 2 उनके बॉडीगार्ड होते हैं और लेकर के फौरन उनको आगे चले जाते हैं। इतना आसान तो खैर नहीं है। लेकिन ये अगर एक पॉलिटिकल मुद्दे पे जाया जाए तो ये क्या था, नहीं था, ये कैसे हो गया, ये तो एक पॉलिटिकल मामला है। लेकिन जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो मैं यही कहूंगी कि जैसा वातावरण आपने बनाया 14-15 साल में, चाहे वो कल को किसी महिला के रेप का मामला आया, छेड़खानी का मामला आया, या बहुत से बिल्किस बानो के अपराधी को आप फूल माला चढ़ा करके एक औरत को जो नीचे दर्जे पे रखने का काम किया, 15 साल में कई हमारे सामने ऐसी मिसालें हैं जिससे हमने ये देखा कि कानून बहुत सारे हैं कि पॉक्सो, अगर हमारी खिलाड़ी बहनों की बात देखिए और ब्रिज भूषण जी की बात देखिए, तो एक नियम है कि पॉक्सो एक्ट में फौरन जेल होना चाहिए और सजा होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जिस तरह से छूट दिया एक राजनीतिक पार्टी को और एक बलवान इंसान को प्रूफ स्थापित किया कि वो कितना बलवान हो सकता है। अब बलवान आदमी के सामने कोई भी कानून या कोई भी सामाजिक दायरा काम नहीं आता है। तो इतने सारे मिसाल जो स्थापना किया गया है, तो इसी सरकार द्वारा स्थापित की गई है। तो जब सरकार ने औरतों की इज्जत को एक कानून के दायरे में ना बांट करके, एक सामाजिक दायरे में ना बांट करके, एक हित के लिए और एक वर्चस्व को पैदा करने के लिए अगर हमने वैसा माहौल बनाया, तो फिर चाहे हमारी घर की महिलाएं थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी की महिलाएं हो, चाहे रेखा गुप्ता हो, तो वो तो उसकी शिकार होंगी ही ना। जब हम कुत्ता पालते हैं और कुत्ता को खूंखार बना दिया, तो कल को कुत्ते को जब तक हमने उसको खूंखार होने के लिए गोश्त देते रहे तो वो चुप रहा, लेकिन जब हमने गोश्त देना छोड़ा तो वो कहीं से तो गोश्त लेकर आएगा ना, अपना खूंखारी को वो करने का। तो कुल मिलाकर के समाज में आपने इस तरह का रायता फैलाया है कि वो आज आपने रायता दूसरे के लिए फैलाया, वो रायता आज आपको काट रहा है। तो हमें लगता है कि कुल मिलाकर के औरतों की इज्जत के नजरिया वाली बात है कि हम कुछ होगा, हम किसी को थप्पड़ मार देंगे, ठीक है, आंदोलनकारी होते हैं, आंदोलन करने के तरीके होते हैं, हमको अपनी बात रखने के तरीके होते हैं। और ये भी सच है कि इस 14-15 साल में आंदोलन करने के तरीके पे भी बहुत सवाल उठे हैं कि आपको आंदोलन करने ही नहीं दिया गया। तो उसकी खींच, चाहे वो महिला मुख्यमंत्री हो चाहे पुरुष मुख्यमंत्री, उसकी खींच तो किसी न किसी तरह से निकलेगी। तो मैं और भी वक्ता को सुनना चाहूंगी। शुक्रिया।
ठीक, अब हमारे साथ मीनाक्षी सखी जी जुड़ी हुई है। मैं उनका स्वागत करते हुए बताना चाहती हूँ कि ये गायनेकोलॉजिस्ट है, मुरादाबाद से है। आपने सभी पैनलिस्ट साथियों की बात सुनी, साथ में कहकशा परवीन जी ने अपनी बात कही कि आपने रायता फैलाया है, तो अब रायता आपके लिए भी फैल चुका है। तो आगे आप इस विषय पर क्या चर्चा करना चाहेंगे, अपनी टिप्पणी दीजिए। जी मीनाक्षी जी, आप। यस, हाँ, आवाज आ रही है जी आ रही है जी। अम, अ, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करती हूँ कि एक मुख्यमंत्री महिला को जो है इस तरीके से उसी के घर जाके और थप्पड़ मारा गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ये इस बात का एक वो भी है कि राजनीतिक पतन जो है कितना ज्यादा हो गया है कि एक सम्माननीय मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या एमएलए एमपी हो या ऐसे जनप्रतिनिधियों के प्रति जो लोग हैं वो आदर की जगह इस तरह के जो व्यवहार बिहेवियर करते हैं। तो मुझे ये बहुत आश्चर्य होता है कि ये इधर खास करके 15-20 सालों में ये राजनीतिक मूल्यों का जो इतना पतन हुआ है, राजनीति के अंदर जो जिस तरीके के लोग आ रहे हैं, क्रिमिनल्स लोग आ रहे हैं, उनकी जो नीतियां है वो बहुत ही ज्यादा जनता के विरोधी नीतियां हैं। उनके पास जो पैसा है वो भी किस तरीके से आया हुआ है ये भी जनता जानती है। तो इस सारा जो राजनीतिक लोगों के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता का जो एक विश्वास होता था या जनता में जो एक आदर होता था वो लगातार कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, ये दर्शाता है। तो ये एक सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरीके से पतन का ये दौर है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ में भी खैर इस तरीके से घटनाएं हो रही थी। ये राजनीतिक उससे प्रेरित है ये घटना, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये जो एक मनुष्य का जो बिहेवियरल वो है प्रॉब्लम है, वो दिखाता है कि एक लड़का जो है वहां से राजकोट से ट्रेन से चल के आता है, जबकि जो वजह दी जा रही है उनकी तरफ से वो उसका कोई भी आपस में तालमेल नहीं है। अगर वो पशु प्रेमी है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अगर वो है तो वो उसका संबंध मुझे नहीं लगता है कि रेखा अग्रवाल के साथ कुछ उसका जो बातचीत या निगोशिएशन उसमें जरूरी था। वो एक डिफरेंट बात है। दूसरा, ऐसा अगर है भी तो उसको जो गुजरात के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि ये जो सामने आ रहा है कि पशु प्रेमी वो था, तो एक जो पशु प्रेमी जो व्यक्ति होगा वो मनुष्य प्रेमी भी होगा और उसका बिहेवियर जानवरों के प्रति बहुत ही प्रेम का होगा और दूसरे मनुष्यों के प्रति इतना हिंसक होगा। ये आपस में बहुत अंतर्विरोध है। ये एक आरएसएस बैकग्राउंड का ही पर्सन दिखाई देता है, क्योंकि जो ये कार्यक्रम है ना, गाय और कुत्ते का गौशाला और ये सारा चलाना, आवारा पशुओं को इस तरीके से खुलेआम छोड़ना तो बच्चों के लिए तो बहुत ही घातक है। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो बच्चे, स्कूली बच्चे बहुत जख्मी हो जाते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो। कोई भी इस तरीके का जो पशु है उसका मैनेजमेंट तो करना सरकार की जिम्मेदारी है और उसको ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी पशुओं का भी बिहेवियर पहले के मुकाबले में बहुत चेंज हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि वो अपने ही कुत्ते के बारे में तो ये कहा जाता था कि अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार होता है, उसकी सुरक्षा करता है, लेकिन अभी कुत्ते भी हिंसक हो जाते हैं। अपने मालिक को भी, जो पालतू कुत्ते हैं वो भी उसको वो नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी देखा गया है। तो अगर ये सारी सिचुएशन में एक कुत्ता प्रेमी होने के वजह से उसने एक राजनीतिक व्यक्ति को जाके थप्पड़ मारा, इसका कोई ये कोई तर्क
समझने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, उस आदमी की जो अपब्रिंगिंग है, जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो आदमी आता है ना, तो जहाँ गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, ऐसा ये जो बैकग्राउंड है, और उसका भी आज समर्थन जो पार्टी और जो धाराएं करती है ना, उस धारा की तरफ से हत्या या हिंसा की फिर शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलता। बीजेपी या ये जो दक्षिणपंथी राजनीति की जो ये उभार वाला वक्त है, जो ये सड़क पर किसी भी आदमी का मॉब लिंचिंग कर देते हैं, या तमाम इस तरह के जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर समाज में एक बेखौफ और एक गैर जिम्मेदारी ना तरह का एक माहौल या बिहेवियर पैदा कर रहा है। और उसी का एक रूप ये सामने आता है, मुझे ये दिखाई देता है। तो दक्षिणपंथी राजनीति के दौरान एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के ऊपर जो हिंसा होती है, एक जो पार्लियामेंट के अंदर एक पार्टी के सांसद दूसरे पार्टी के सांसद के बारे में जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमने पिछली बार देखा भी, या दूसरे धर्म के व्यक्ति के बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, आपस में मार पिटाई भी करते हैं। तो ये इस तरह को जी उदाहरण जो दिखाई दे रहे हैं, वो वही आम समाज पर भी उसका प्रभाव चित्र दिखाई देता है। उस परिप्रेक्ष्य में हमको एक घटना को देखना चाहिए। दूसरा, अभी गुजरात से ही एक स्कूली बच्चे के मर्डर की घटना की बहुत चर्चा हो रही है कि उसने चाकू से बच्चे को मार दिया है। तो मीनाक्षी जी, उस चर्चा पे हम बाद में आएंगे। जी मीनाक्षी जी, समय का तकाजा है, उस घटना पे बाद में फिर कभी दूसरे वीडियो में आएंगे। अब हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ी हुई है जो गुजरात की ही है, ज्योति पटेल, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, पत्रकार भी है और वो लेखक भी है। आप ज्योति जी, आपको मालूम है जैसे कि कल 20 तारीख थी और जो उन्होंने अपनी जो मीटिंग बुलाई थी लोगों की फरियाद सुनने के लिए, शिकायतें सुनने के लिए, उस दौरान में ये राकेश खिमजी भाई साकरिया 41 वर्ष का एक व्यक्ति है, राजकोट में रहता है, ट्रेन पकड़ के दिल्ली आता है और कहते हैं कि वो उससे पहले उस बंगले की रेकी भी की है और उसके बाद वो उस दिन को अंजाम देता है और मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करता है। अब यहाँ पर उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लगे हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद जो हमारी सीएम है उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है दिल्ली सीएम की, और क्योंकि आप गुजरात से आते हैं और कहा जाता है, जैसे कि उनकी मदर का इंटरव्यू लिया सब लोगों ने, तो कहा जाता है कि वह पशु प्रेमी था। तो अगर वो पशु प्रेमी था और जो ऑर्डर दिया है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो गुजरात से चल के इंसान दिल्ली तक क्यों आएगा? क्यों नहीं वो गुजरात में ही ऐसा कुछ कर देता? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक व्यक्ति गुजरात से चल के यहाँ तक क्यों आया। क्या ये कहीं दिमाग, मतलब आजकल का जो माहौल चल रहा है, विपक्ष का जो एक तरीके से अपनी बात को लेकर निकल पड़ी है बिहार में, जैसे जागृति जी ने भी बोला था कि ध्यान भटकाने का तो कोई तरीका नहीं है कि भाई न्यूज बदल दो और ध्यान भटका दो। एक व्यक्ति गुजरात से चल के यहाँ तक कैसे आया, उसके बारे में आप अपनी टिप्पणी दीजिए, फिर उसके बाद हम कार्यक्रम खत्म करेंगे। जी धन्यवाद रत्ना जी और बहुजन संवाद के सभी दर्शकों का नमस्ते। मैं इस मामले में ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो कुछ घटना हुई है तो उसको एक्चुअली हम इस तरह से देख सकते हैं कि देखिए, दिल्ली में है ना, नागरिक सुरक्षा खास करके महिलाओं की पहले से ही बहुत सवालिया रही है। वहां पर महिलाएं सुरक्षित वैसे भी नहीं है, लेकिन अभी जो बवाल मच रहा है वो इसलिए कि भाई वहां पर जो सीएम महिला थी उनको थप्पड़ मारा गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं एक दूसरा एंगल देना चाहूंगी कि आप अगर राजनीति में हो तो मैं बिल्कुल आकाश जी की बात से सहमत हूँ। मैं यही बोलने वाली थी कि अगर आप सार्वजनिक क्षेत्रों में हो और जब महिलाएं पुरुषों की बराबरी का हक मांगती हैं तो ये दोनों चीज मिलके ऐसा हो जाता है कि फिर अगर आपको थप्पड़ पड़ता है तो सिर्फ महिला होने के नाते आप सहानुभूति नहीं बटोर सकते। ये मैं महिला होते हुए भी कह रही हूँ, क्योंकि जो महिलाएं सुरक्षा के मतलब वो है तो वो ऐसी होती हैं जो घरेलू औरतें होती है, लेकिन जब आप राजनीति के सार्वजनिक क्षेत्रों में हो और पुरुष के बराबर हो तो फिर, और दूसरी बात की मैंने सारी घटना देखी है
वो इंसान जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त दिख रहा है फोटो से ही। और दूसरी बात ये कि उसकी माँ ने भी कहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। अभी जो बात आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती, उसमें रेखा गुप्ता जी का तो कोई मतलब हाथ नहीं था, लेकिन सोचिए वो एक रिक्शा चालक है, अनपढ़ है, उसको इतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं पता, तो वो ये सोच सकता है कि अगर ये दिल्ली में पास हुआ है तो ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की कहीं पे मिली भगत है, इसने ये सोच के किया है। दूसरा, मैं इसको सुरक्षा की चूक नहीं मानती। क्यों? क्योंकि देखिए वो जन दरबार था, जन अदालत लगी हुई थी, तो वहां पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं तो वो हथियार लेके किसी को नहीं आने देगी, लेकिन वो आम आदमी को तो आने देगी। और वो भी पता चला है कि वो हथियार नहीं था, उसने सिर्फ हाथ से थप्पड़ मारा है। अब जो सवाल खड़े हुए थे, उठे हैं, वो किसी ने जिक्र नहीं किया। मैं ध्यान दोहराना चाहूंगी आपका कि पहली बात कि पहले भी कई लीडरों पे, मतलब जो पुरुष थे उन पे इस तरह के हमले हो चुके हैं, लेकिन तब इतना बवाल नहीं मचा था। केजरीवाल पे भी हो चुका है, शरद पवार को भी थप्पड़ लग चुका है, और भी कई बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को थप्पड़ लग चुके हैं, लेकिन इतना बवाल नहीं मचा। दूसरी बात, अभी जो आनंद फानन में एक्शन लिया गया, जेड प्लस सिक्योरिटी तुरंत के तुरंत उन्हें प्रदान की गई, क्या किसी नेता के लिए, दूसरे पक्ष के नेता के लिए, या समझो आप जैसे जो आम जनता है, अगर उन पे हमला होता है तो क्या तुरंत इतना एक्शन लिया जाता है? ये पहला सवाल है। तो क्या सिर्फ जान की कीमत सिर्फ नेताओं की होती है, आम आदमी के जान की कोई कीमत नहीं है? इसको आप इस नजरिए से देखिए कि उनकी फटाफट एक ही दिन में उनको जेड प्लस सिक्योरिटी अलर्ट करके वहां पे तैनात हो गई। दूसरी बात कि उन्हें तो सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा है, फिर भी उसको सीधा हत्या के प्रयास की कलम लगा दी गई, जबकि मैंने तो कई मामले ऐसे देखे हैं जिसमें खून खच्चर हो जाता है, जानलेवा हमला जिनको हम बोल सकते हैं, फिर भी जब मामला दर्ज होता है पुलिस सिर्फ मारामारी का दर्ज करती है, हत्या के प्रयास का लाख मतलब दोनों तरफ से जोर हो वो लोग नहीं करते हैं, जब तक कि अगर उसमें से कोई हताहत ना हो, कोई मर ना जाए, तब तक वो लोग हत्या के प्रयास का नहीं कलम लगाते हैं। तो सिर्फ एक थप्पड़ में हत्या के प्रयास की क्यों? दूसरा कि इसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि उस आदमी को जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, हो सकता है उसको गुजरात में कहीं दिक्कत हो, या उसको सच में मतलब कुत्तों की वो हो, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसने अपना विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि वहां पे जन दरबार था। अभी गुजरात में कोई जन दरबार नहीं होता है, कोई नेता इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो वो गया था तो उज्जैन, वहां से गया है वो दिल्ली। लेकिन इसको जो ये मैं कहूंगी ये एक तरह से जन आक्रोश का इसको समझना चाहिए, क्योंकि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता है और देखता है कि इन बड़े लोगों को तो कुछ कानून भी नहीं करता है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये चुनते हैं। हिंसा गलत है, लेकिन जब इंसान के पास कोई उपाय नहीं रहता वो इसे चुनता है। तो एक्चुअली इसको देख के ना पक्षों को समझना चाहिए कि उनके विरोध में कहीं ना कहीं जनाक्रोश डेवलप हो रहा है। लेकिन अब हुआ क्या है कि एक आत्म मंथन होना चाहिए, उसकी बजाय भाजपा चाहती है कि इसको है ना जनाक्रोश ना माना जाए, क्योंकि उनका फेलियर हो जाएगा। तब तो अगर उसको जनाक्रोश मान लेगी जनता या दुनिया, तो फिर लगेगा कि हाँ भाई दिल्ली में लोग वहां से खुश नहीं है, तो और गुजरात में भी बीजेपी का शासन है, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा लगे ये जनाक्रोश है, इसलिए उन्होंने इसका आपके साथ जोड़ने की कोशिश की है। और आपने पहले कहा कि ये एआई जनरेटर फोटो है, अब ये तो है ही कि सिर्फ फोटो होने से आप उस पार्टी का कार्यकर्ता है ये साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भाजपा पे भी बात आती है इस तरह की, वो अपना पल्लू साफ झाड़ लेता है, तो वो अपने लिए जो मतलब कहता है वो दूसरे के लिए मानना पड़ेगा। तो मैं भी देख रही हूँ कि ये इंसान एक्चुअली मुझे मेंटली थोड़ा रिटार्डेड लग रहा है, और इसको पॉलिटिकल कनेक्शन देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उसके पीछे जो मतलब उसका आक्रोश है या उसका जनता का आक्रोश का ये प्रतिनिधि है, वो समझना चाहिए और उस हिसाब से उसको करना चाहिए। दूसरे कि इसको मैं सुरक्षा की चूक इसलिए नहीं मानती क्योंकि इसके पास कोई हथियार नहीं था।
अगर इसका जी। खून कर मतलब इसका खून करने का इरादा नहीं था, अगर इसका इरादा होता वो कोई और जगह या वो बंदूक कुछ और अरेंज करता, लेकिन क्योंकि वो दूर से निशाना लग सकता है, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरा एक सीधा सीधा मानना है कि एक मतलब कहते हैं ना, नेताओं को थप्पड़ भी भारी और दूसरों का खून निकल जाए तब भी कोई चिंता नहीं, भाई आपका खून खून हमारा खून पानी, ये वाली बात चल रही है। तो ये जो वीआईपीओ की वजह से मतलब इतना तुल दिया जाता है, वो एक्चुअली नहीं देना चाहिए। जी रत्ना जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे जितने भी पैनलिस्ट साथी थे और हैं, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस मुद्दे को लिया है, बहुत अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण किया है। जाते जाते ज्योति बेन ने ये भी कहा कि नेताओं का खून खून और मतलब आम जनता का खून पानी, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा के गए। तो मैं अपने सभी पैनलिस्ट बहनों का और हमारे भाई एडवोकेट राकेश का खूब खूब धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम का यही समापन करती हूँ। हमारा जो YouTube चैनल है बहुजन संवाद, वो सामाजिक न्याय, संविधान और जो राजनीतिक हमारे जो देश की परिस्थितियां हैं उसको लेकर हर रोज एक वीडियो बनाते हैं और हर रोज हम 2 बार यहाँ पर जनता के साथ और प्रजा के साथ जुड़ते हैं। तो मैं सभी से, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा बहुजन संवाद का कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। आकाश जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं बोलूंगी कि समापन करते हैं। जी आकाश जी। रत्ना जी, मैं उन महिलाओं की और उन बहनों की चिंता ज्यादा करता हूँ जो सुबह 8 बजे निकलती हैं, रात को 8 बजे आती हैं, अपनी मम्मी पापा भाई बहन से बोल के मैं 8 बजे तक आ जाऊंगी। उनके ज्यादा हमें फिक्र करनी, उनको लेकर। जी, तो बात आप सबकी बात को यही समाप्त करते हुए, आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की, आप सबका धन्यवाद। और मैं फिर कहूंगी कि हमारा YouTube चैनल बहुजन संवाद को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और